उसको ठीक कीजिए कैमरा से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आप हमसे बोल रहे थे। आवाज़ आ रही है अभी? सर अभी आ रही है। ठीक है, हाँ। उसको थोड़ा, अच्छा, थोड़ा साउंड कम कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको बंद कर देंगे ना तो उसको हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बताओ इसमें क्या क्या डाउट है। सर ब्रीफली हिंट थोड़ा बहुत सब में दे दोगे? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत हिंट सब में दे दोगे? थोड़ा साउंड कम कीजिए, हाँ, आधा कीजिए। अब बताओ, समझ आ रहा है? बताओ क्या क्वेश्चन। सर थोड़ा बहुत हिंट सब में दे दोगे? थोड़ा बहुत हिंट सब में दे दे, थोड़ा बहुत हिंट सब में क्यों दे भाई, तुम सॉल्व करके आए हो तो बताओ। तो देन कोरिलेशन, ये तो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है एक्चुअली। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। जी सर। जैसे शुरू टेढ़ा, में 3-4 तो टेढ़ा हो डिस्क्रिप्टिव के गया, हैं टेढ़ा सर। सीधा कैसे होगा? तो टेढ़ा भी सीधा भी हो जाएगा, उसको घुमाना पड़ेगा, है ना। एक तरफ ज़्यादा लग रहा है हाइट, एक तरफ कम लग रहा है ना, ये थोड़ा सा है। सो इस कोई बात नहीं, हो जाए आज इसको। एक्चुअली ये रीलोकेट हुए हैं, दूसरी जगह थे, अभी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए अभी नया आज ही सेटअप लगा है, तो कल इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा अभी इसमें और काम बाकी है ना, अभी थोड़ा पहले जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो ठीक है। देखो इसमें तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बताओ? इसको आगे कर दो। सर मैंने सर क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। हाँ, जो डाउट है वो बताओ पहले, डाउट वाले जो ट्राई करके आए हैं तो उनके डाउट पहले बताता हूँ, है ना। ये है। तो जो जो क्वेश्चंस डाउट में है वो बताओ। सर 1 सेकेंड। हाँ, तो दूर रहे। सर क्वेश्चन नंबर 6। ओके ठीक है, जो डाउट पहले वो देख लेते हैं, फिर बाकी पे आते हैं। तो सर किसी ने चैट में 4 भी बोला है। अच्छा ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। तो
ठीक है जी। सो ओके जी, फोर्थ में क्या है, चलिए फोर्थ देखते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सर n समेशन x माइनस मतलब समेशन y। है ना, ये सर बोला है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। x, हाँ बस, तो इससे हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ, है ना, सो बी वाई एक्स चाहिए ना, सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। अगर डेटा का टर्म में लिखोगे तो 1/n समेसन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। इससे भी आ जाएगा। ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन, क्योंकि अभी नया शिफ्ट हुआ था, अभी पहली क्लास ही हो रही है यहाँ पे नई जगह जहाँ शिफ्ट यस हुए। सर। ठीक है, तो ओके है। तो इसमें पुट करो भाई, सारे डेटा दिया हुआ होगा, देखो सब कुछ गिवन है आपको, जो भी जरूरत है सब गिवन है ना, देखो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, पुट करो। तो यहाँ पे पुट कर लो जिनका ये डाउट है, फोर्थ नंबर जिनका है पुट करो जरा, और देखो इससे आंसर आ जाएगा आपका, आएगा जी। जिनका जो भी डाउट है 1 बाय 1 बताओगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें पुट करो, और नहीं आया तो फिर बताना मुझे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 4 के बाद 6 में क्या है कि द डायगोनल नेचर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ सर ये तो वैसे सिलेबस में नहीं है ना। बाइवेरिएट नॉर्मल में लिखे, 2021 में पूछा था, हो सकता है 2021 में कुछ चीजें रही होंगी सिलेबस में जो अभी 24 में नहीं है, है ना, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, अभी ज्वाइंट का ही चल रहा है, अभी हम लोग ये वाला असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 3 भेजा होगा ना, आज तीनों का डाउट डिस्कशन होगा। जिन लोगों ने तीनों कर लिए तो उसके हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से स्टार्ट किए हैं। सो 6 पे थे ना, देखो। अच्छा, बाइवेट अब तो शायद सिलेबस में इस बार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जो क्वेश्चंस पीवाई क्यूज में है वो ट्राई कर लो, अगर नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नॉलेज तो रहेगा, है ना। ये है, तो इसमें क्या बोला है कि डायगोनल नेचर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ अ बाइवेरिएट नॉर्मल इंप्लाइज द अंडरलाइंग रैंडम वेरिएबल्स आर। देखो यहाँ पे, तो जैसे बाइवेरिएट नॉर्मल जब आप पढ़ते हो आप लोग, तो होता क्या है, जो बाइवेरिएट नॉर्मल ऐसे सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी देख लो, मतलब सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, लेकिन सीयूटी का सिलेबस उतना ओपन नहीं है जैसा जैम का जितना एक्सप्लिसिट वे में लिखा हुआ है उस तरह वे में, है ना, सीयूटी का सिलेबस लिखा नहीं है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि एक्स वाई जो है आपके पास बाइवेरिएट नॉर्मल है μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो। तो इसमें जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो आपका है जिसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं, ये होता है σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो σ1 σ2 रो σ1 σ2, ये है एक्चुअली, है ना, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये है कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, फिर वही सॉरी यहाँ पे ये रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई कोवेरिएंस बिटवीन वाई एक्स, दोनों सेम ही रहता है नॉन डायगोनल, और वेरिएंस ऑफ वाई, ये है। तो यही चीज़ है वहाँ पे। अब बताओ, ये जो पूछ रहा है आपसे इसके बारे में पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स के बारे में, कि जो है कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डायगोनल नेचर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है ना, सो डायगोनल नेचर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ, तो डायगोनल नेचर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाइज द अंडरलाइंग रैंडम वेरिएबल्स आर। तो तुम बताओ ये डायगोनल एंट्रीज जो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ बताएगा, क्या बताएगा, ये जो डायगोनल वाले हैं ये क्या बताएगा? क्या बताना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है, कि अनकोरिलेटेड बट नॉट इंडिपेंडेंट, अनकोरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट, डायगोनल या नॉन डायगोनल, डायगोनल नेचर। अच्छा, डायगोनल नेचर मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। ओ एक मिनट, डायगोनल नेचर का मतलब है
ये कहना चाह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का हम सिग्मा लिखते हैं कि सिग्मा इज डायगोनल, इसका क्या मतलब है? मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स कब हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? तो इसको कब बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है? मतलब कहने का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होगा ना, तो जीरो हो सिर्फ जाएगा। बस डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो इफ एंड ओनली कोवेरिएंस एक्स वाई जीरो, और जबकि पता होगा आपको बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है, सो इफ एंड ओनली इफ एक्स कोवेरिएंस जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये बताएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट है और को रिलेशन भी जीरो, कोवेरिएंस जीरो का मतलब रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जीरो, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा फिर, वो बाई मतलब डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे रो को ही जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, सो रो को जीरो होना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब अनकोरिलेटेड भी होगा एंड इंडिपेंडेंट भी होगा, ये है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? तो यहाँ से जो आंसर आना है आपका अनकोरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट जो है 6 के बाद क्या डाउट है जी? सर 9। ओके, सो 9th जो है आपके पास, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू, है ना, तो हम लोग तो जानते हैं कि ईच एक्स आई क्या है, बर्नौली 1 कॉमा पी है आपका, तो ईच एक्स आई बर्नौली एन पी है, तो ये क्या होगा? तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एस एन जो है, एस एन समेसन एक्स आई है। सर एस एन बाइनोमियल हो जाएगा। हाँ, और अगर n जब लार्ज है, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, तो फॉर लार्ज n इफ यू अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका Sn का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नॉर्मल NP और NPQ, यही है। तो क्या हो जाएगा, NPQ ही तो है वो, तो बताओ यहाँ से क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको याद है ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम या अप्रोक्सीमेशन ऑफ, है ना, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस जो होगा, दिस विल हैव नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर लार्ज n, ये होगा फॉर लार्ज n, तो ये हो गया। अब बताओ फाई 0 हो गया, फाई 0 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आंसर 3 हो गया, देखो। ओके जी, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, सो 9th के बाद क्या है? किसी का 29, हाँ बोलो। सर 21। 9 के बाद किसी ने 12 भी लिख रखा है, अच्छा चैट में, तो 12 जो है, तो ये रूम थोड़ा छोटा है तो इसका सिस्टम इतना पास है कि मैं चैट देख पाऊँगा, तो 12 है, तो यहाँ पे तो ये है कि आपके पास तो 12th क्या कह रहा है आपके, क्या बोलना चाह रहा है? हाँ 12th क्वेश्चन आपका डाउट है कि ज्वाइंट दे रखा है आपको ना, एक्स वाई हैव ज्वाइंट पी एम एफ, ठीक है, तो इसको अगर ठीक से फिट करोगे आप, तो एक्स का सपोर्ट क्या है, -y प्लस 1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो -y से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो डिस्क्रीट है, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस, और y जो है वो 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। ओके, तो क्या मतलब x y पे डिपेंड कर रहा होगा या y x पे? हाँ ओके, तो इसको ज़रा फिट करते हैं हम लोग, ठीक से लिखते हैं, तो y 1 से है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब हो गया सो हाफ की पावर x प्लस 1 या x प्लस वाई प्लस 1 ले लो,
ये y PMF कब बनाएगा, तो y का PMF होने के लिए मतलब पूछूं अगर हाफ की पावर y कर दूं तो ये PMF है, ये हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर समेशन करेंगे y फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तो कितना आएगी, सो a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये 1 आ जाएगी ना। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ होगा x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ हाफ की पावर y। x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई स्टार्ट विथ 0, है ना, एंड टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो यहाँ से ना मैं अभी क्या कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि f ऑफ y इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन y, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन मुझे वेरिएंस ऑफ y चाहिए था, या y गिवन x लिखूँ तो ठीक है, आ जाएगा। देखो ये, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो पहले वैसे लिख लो इफ़ यू वांट, है ना, कि इसको ये वाला टर्म जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों PMF है, देख लो दोनों PMF है। हाँ, यहाँ से अगर इसको लिखते हैं ना, इसमें अगर x प्लस वाई को आप देखते तो ये स्टार्ट होता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा होता, ठीक है। तो इस तरीके से होता यहाँ पे। सो नाउ समझ आया जी। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो PMF है ये इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है PMF है नॉट PDF, तो यहाँ मुझे PMF लिखना चाहिए, है ना। तो ये PMF है नॉट PDF, ये नोटेशन जो लिख रहा हूँ मैं ये PMF का लिख रहा हूँ। तो इसको अगर मैं ठीक से फिर से लिखूँ तो कहने का मतलब ये है मेरा कि दिस कैन बी रिटन एज हाफ की पावर y हाफ की पावर x प्लस, कैसे बना रहे हैं हम लोग, ऐसा बना रहे हैं कि दोनों टर्म PDF हो, ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से आपके पास, है ना, x प्लस वाई की वैल्यू 0 1 2 इस तरह से है, मतलब ये है, और एक y की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन है। तो ये है PMF ऑफ y और ये है PMF ऑफ x गिवन y, ऐसा कर लो इस तरह से। ओके नाउ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो, हाँ ये PMF है, देख लेना ये PMF होगा 1 से इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब मुझे y का PMF मिल गया। सो नाउ वी हैव हाफ की पावर y एंड y इज फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या आप इसका ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है पहचान लोगे, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बताओ ज्योमेट्रिक। जी। तो ये है ज्योमेट्रिक हाफ जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है। तो यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिक नंबर ऑफ ट्रायल वाला है। तो इस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला याद है किसी को, ये होता है Q अपॉन पी स्क्वायर। तो Q भी यहाँ हाफ है, P भी हाफ है, तो ये हाफ का स्क्वायर, 1 नहीं 1 नहीं आएगा, हाफ का स्क्वायर है ना, चेक करो। तो 2 जी 2 आ जाएगा ना, क्योंकि हाफ अपॉन हाफ ना, Q अपॉन पी स्क्वायर, तो Q भी आपका हाफ है और P भी हाफ है, तो आपका आ जाएगा हाफ अपॉन हाफ स्क्वायर, तो जो कि 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर आपका 2 है इस क्वेश्चन का, चेक कर लीजिए जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, तो यहाँ पे जो होगा कि से 21 21 है ना। तो आज तीनों असाइनमेंट जो है उसका डाउट डिस्कशन होगा, चाहे 10-12 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो बाकी लोगों का तभी जो ISI का एग्ज़ाम है वो 11 मई को है, CMI का एग्ज़ाम 24 मई को है, तो बहुत टाइम है अभी, है ना। तो उन लोगों का क्लास पोस्टपोन हो जाएगा या ले नहीं करेंगे। तो जो भी जिन लोग ट्राई करके आए वो डाउट पूछ लो, सो दैट क्योंकि टाइम भी मिल गया आपको 2-3 दिन का, तो वैसा है। तो एटलीस्ट जो सिंसियर लोग हैं तो ट्राई कर ही लिए होंगे, तो ये है। तो यहाँ पे x जो है बाइनोमियल 2,1/2 है, y बाइनोमियल 3,1/3 है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो आपसे बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए आप यहाँ से, x आपका जो है बाइनोमियल 2,1/2 है, तो x का सपोर्ट क्या है 0 1 2, y क्या है आपके पास
y है बाइनोमियल 3,1/3, तो y का सपोर्ट क्या है 0 1 2 3। अब मुझे बताओ क्या क्या फेवरेबल चॉइसेस है x एंड y की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, क्या आप वो लिख पाएंगे? तो हो जाएगा, 2 और 3 आएगा। ठीक है ना? तो सिर्फ 2 3 आएगा या और भी हो सकता है, चेक करो। 2 3 पे टोटल 13 हो जाएगा। अच्छा, तो x2 और y3, नहीं और भी कोई पॉसिबिलिटी है वो पूछ रहा हूँ जहाँ नहीं पे सर, ऐसा हो बस जाए, है ना? क्योंकि x आप कुछ भी रख सकते हैं इनमें से, y इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल पेयर है एक्स वाई का जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये देखना है। ठीक है, देखो तो निकालो जी, अब निकाल पाओगे? निकालो प्रोबेबिलिटी जिनका डाउट है, तो थोड़ा मैं इसको देखता हूँ। हम्म, हाँ बताइए जी आप लोग। सो आंसर आया जी जिनका डाउट था? यस सर आ गया। सर फर्स्ट ऑप्शन आया। ठीक है जी, फर्स्ट आ जाएगा ना, इसको पुट कर लो तो ये अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ से बस आप इंडिपेंडेंट है तो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 आप निकालेंगे इस वाले में तो आपका 2 चूज 2, अच्छा ये तो वही आ जाएगा, हाफ की पावर एट द एंड 2 ही आ जाएगा, हाफ की पावर। और यहाँ पे y बराबर 3 है तो वही 3 चूज 3, 1/3 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये है ना 1/4 प्लस 1/27, इस तरह से आ जाएगा, देख लो यही आएगा जी। ओ सॉरी, यस प्लस सर। प्लस नहीं इंटू, यहाँ तो सर इंटू था ना। मल्टीप्लाई में हो हाँ जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 108 आ जाएगा, ठीक है, तो इससे आ जाएगा। सो नाउ हाँ 21 के बाद बताओ जी इनका डाउट, आई थिंक 29 भी किसने लिखा है, 16 भी लिखा है, अच्छा 16 में क्या है जी? तो कह रहा है कि कंसीडर द बाईवेरिएट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जैसे उसने बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं लिखा है सिलेबस में डायरेक्टली, बट जैसे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हो सकता है उससे बेस पे वो पूछ ले बाईवेरिएट का, वैसा हो सकता है। तो कंसीडर द बाईवेरिएट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स वाई, ठीक है, जहाँ इस तरह से है P03 तो x0 y3 प्रोबेबिलिटी 0.2, x0 y4 प्रोबेबिलिटी 0.4, इस तरह से है x1 y3 x1 y4 एंड सो ऑन। इफ एक्स वाई आर इन पर ए निकाल लो, ए कैसे निकालोगे, क्योंकि समेसन 1 होना चाहिए, अच्छा तो वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है वो तो मजा आएगा नहीं। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्स पहले ज्वाइंट आपको दिया, आप ध्यान से देखो, तो आप इसका ना पहले टेबल बना लो, एक काम करता हूँ, इधर एक्स इधर वाई, तो एक्स आपके पास है 0 1 और वाई आपके पास है 3 4, है ना, सेकेंड कंपोनेंट वाई है ना, तो इस तरह से, और x जब 0 और y 3 है तो ये 0.2 है, x जब 0 y 4 है तो 0.4 माइनस a है, x जब 1 y 3 है तो 0.4 है, x1 y 4 है, x1 और y 4 है, ठीक है ना, तो आपका a है, तो सम तो 1 आ ही जाएगा। अब बोला है इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, तो पहले मार्जिनल निकालते हैं, तो इसको जब आप सम करोगे तो जो मार्जिनल आपको मिलेगा, निकालो मार्जिनल निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू ज्वाइंट करो, पहले मार्जिनल निकाल लो
फिर यहाँ से ऐसा करो, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 4 है, y 0 4 ना, तो इक्वल टू, एक मिनट, चलो जी। तो आगे आंसर कि नहीं, इसका आंसर आया कि नहीं आप लोग का, यस सर। आ गया ना? देख लीजिए। तो जस्ट है ना, ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 4 के साथ, अभी 0 4 का है ना, वैसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4। तो ये ज्वाइंट है, इससे मार्जिनल निकाल के, तो ये मार्जिनल का प्रोडक्ट ज्वाइंट के इक्वल है, मार्जिनल का प्रोडक्ट ज्वाइंट के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा 16 जो है ना, हाँ नेक्स्ट बताइए जी। तो ये क्या, हम सर 16 ना, 16 के बाद क्या था?
क्या 21 था? कोई पूछा था ना, क्या है जी बताइए। कोई सर 29 पूछा था किसी ने। अच्छा 29 है, तो 29 जो है ठीक है जी। सो 29 आपको कह रहा है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन वाई, ठीक है ना। तो ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, आई थिंक ये मिस्टेक नहीं लग रहा आपको, 2x² वाई, वाई बाहर होना चाहिए, देख लेते हैं मेरे को। तो सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन में भी है, वहाँ पे 2x² इंटू वाई है। हाँ ये मिस्टेक मुझे लगता है इसने ना लिखने में गलती किया है, मतलब टाइपिंग एरर है यहाँ पे, कि जो ज्वाइंट है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई 1/2 x² वाई होगा, इससे सॉल्व करके देखो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से x² इंटू वाई होगा, तो x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड y फ्रॉम 1/x टू x, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वैसा आएगा। इसे सॉल्व करके देखो जी। तो क्या करना है हमें, हमें पहले ज्वाइंट दिया, मार्जिन निकालना है वाई का, चलो वाई का मार्जिन निकाल देता हूँ। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू 1/x से x है, सो ये y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 1/x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से, है ना, ये हमारे पास है, तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है ना, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो 1 1 आएगा, तो यहाँ से 1 1 आएगा, ठीक। अब इसने बोला ना x 1 से इन्फिनिटी है, सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर y का तुम पीडीएफ निकालोगे, अभी ये पीडीएफ लेते हैं, वो वहाँ मिस्टेक है, तो इसके हिसाब से पहले मुझे y का मार्जिनल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y का मार्जिनल निकालेंगे, हाँ 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 ये गलती, अब इसको सही करो हो जाएगा, तो इससे सॉल्व करो अब हो जाएगा। तो y का मार्जिनल कैसे निकालोगे, y का मार्जिनल निकालेंगे ना, दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू इस वाले जब इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x है ना दो पार्ट में सॉल्व होगा। सो y का जो मार्जिनल होगा पीडीएफ ऑफ y, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है ना, y, एक मिनट, जॉइंट को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। सो एफ वाई ऑफ y, तो जॉइंट को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे, x के समय ये होगा, तो दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कि एक बार लिमिट होगी, तो इसकी लिमिट लेंगे हम, ये आपका 1/x है, सो 1/x टू इन्फिनिटी, नहीं x की लिमिट चाहिए ना, y के टर्म में चाहिए, तो यहाँ x की लिमिट y के टर्म में आएगी 1/y, है ना। तो ये आ जाएगी 1/y से इन्फिनिटी, एंड दूसरा इसी को लिख सकते हैं, ये जब दूसरे, ये कब, ऐसा कब होगा, जब y 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि y क्या था आपका 1/x से x था ना। हाँ तो y 1/x से x में x 1 से इन्फिनिटी है। सर हम्म। सर एक डाउट था, जब हम मार्जिनल निकालेंगे तो 1 टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे एक्स की वैल्यू।
नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ वाई एक्स डिपेंडेंट है ना, वैसा नहीं ले सकते, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पहले आपको ज्वाइंट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो उससे गलत आएगा, क्योंकि आप फिर ऐसा तब करेंगे जब आप एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, है ना। पर यहाँ जरूरी तो नहीं एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जरूरी यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ जो आएगा आपकी लिमिट है ना, एक लिमिट जब एक्स के लिए होगी तो वाई से इन्फिनिटी आएगी, तो एक लिमिट होगी वाई से इन्फिनिटी ज्वाइंट डी एक्स, कब, जब y की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, ऐसी हो जाएगी। तो ठीक है जी, अब इसको करो इंटीग्रेट, तो इससे आपको मार्जिनल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्जिनल मिल जाएगा, तो मार्जिनल मिल जाएगा, फिर काम हो जाएगा। मार्जिनल से क्या करोगे, आपको लेस देन हाफ बोला हुआ है, तो लेस देन हाफ तो इससे ही काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ही काम हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन हाफ हम यहाँ भी ग्राफ बना सकते थे, बेटर था कि मैं ही बनाता, तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या है ये 1/2x² y को इंटीग्रेट करो, तो मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ दूसरे पेज पे, देखो। हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। तो अभी देखो, इसको इंटीग्रेट कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि एफ वाई ऑफ वाई जो आएगा आपके पास, इसको इंटीग्रेट करो 1/y से इन्फिनिटी में 1/2x²y, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx, और x की लिमिट क्या लिखा है 1/y से इन्फिनिटी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन का, द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्चुअली, हमें x को इंटीग्रेट करना है, सो 1/2y बाहर कर दो, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है ना, क्योंकि 1/x का डिग्री होगा, और इसकी लिमिट आ जाएगी सर 1/2 आएगा। कहाँ पे, अच्छा 1/2 फाइनल आ जाएगा, ओके। सो 1/y से इन्फिनिटी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2y, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 है ना, माइनस, तो ये फाइनली y आ जाएगा ना, y कट के 1/2 आ गया जी। तो 1/2 आया कब, और यहाँ ध्यान से देखो कि 1/2 किसकी क्या निकाला हमने अभी, तो हमने जो फाइंड किया है, हमने फाइंड किया y का PDF 1/2, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, लेकिन ये तो गलत आ गया ना, 0 से 1 है y, तो 1/2 तो नहीं आना चाहिए था। ओ एक मिनट, वहाँ 1/2x² है ना, अच्छा 2x⁻2y है, नहीं 2x⁻2y नहीं होगा, ये कुछ क्वेश्चन में एरर है, वो PDF होने के लिए डबल इंटीग्रेशन बनाना चाहिए। तो अगर मान लो ये हाफ सही है, तो मैं x को इंटीग्रेट, अच्छा ये ओ ठीक है ठीक है, हमने एक पार्ट ही निकाला ना अभी, तो हमने दोनों पार्ट तो निकाले नहीं है, ठीक है। ये कब था, जो y बिटवीन 0 और 1 है। दूसरा पार्ट भी है ना जो मैंने लिखा नहीं है, अगर आप एफ वाई ऑफ वाई लिखते, दूसरा पार्ट जो हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये आएगा dx, जब x की क्या लिखा था मैंने, y से इन्फिनिटी, तो इसको जरा सॉल्व करो कितना आता है। तो यहाँ फिर से आप सॉल्व करेंगे, ये फिर से वैसे ही होगा, 1/2y बाहर -1/x, और ये आएगा y से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको पुट कीजिए, सो ये 1/2y² आ जाएगा, कब, जब y की वैल्यू, ये कब था, जब y 0 से 1 में है, देखो y जब 0 से 1 में, इस पार्ट में, जब 1 से इन्फिनिटी है तो ये आ जाएगा, है ना, ये अलग अलग PDF इसलिए बनाएगा, सही है, यहाँ तक सही है ना, ये PDF ऑफ y, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी निकाल दिया है 1/2y², जब y आपका 1 से इन्फिनिटी में होगा, ठीक है। इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वलिटी यू कैन पुट एनीवेयर। अब क्या आप निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी y लेस देन हाफ, तो लेस देन हाफ तो इसमें आएगा, सो 1/2 को इंटीग्रेट कीजिए, लेस देन हाफ का मतलब 0 से हाफ में dy, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये देखो
चेक करो जी, तो ये सेकेंड आप आंसर आएगा। इनको डाउट है बताइए, देख लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 31 था। 31, अच्छा। तो ये वाला, इसमें आई थिंक ये थ्योरम है, ये किसी बुक का, वीक ऑफ देखते हैं, ये आई थिंक वीके रोहतगी में कोई थ्योरम, देख लेता हूँ। x1 x2 dot 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 be a sequence of random variable yn is 1 by n sn minus esn where sn is summation xi, weak law of large number hold true, the condition expectation yn square plus 1 by yn square converges to this। ये वीके रोहतगी का अगर बुक खोलोगे ना तो उसमें जो वीक लॉ ऑफ लार्ज मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला रिजल्ट देखोगे तो उसमें ये थ्योरम है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आई थिंक इसका 0 आता है। ये क्या है, नेसेसरी है, सफिशिएंट है, आई थिंक इफ मतलब पूछा जाए इफ देन है या इफ एंड ओनली इफ है। सो एक बार चेक करो, वीके रोहतगी का बुक है, आईपैड लाता हूँ उसमें देख लेता हूँ। सो आई थिंक इफ एंड ओनली होनी चाहिए। सो वही है ना। तो ये जो कंडीशन है ये आपको मिल जाएगा। मतलब 0 तो होगा, मतलब इसमें या तो है ना 1 2 3 में से कोई एक होगा। ये थ्योरम है जस्ट, है ना। तो अब जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ, इफ एंड ओनली इफ है क्या। नेसेसरी समीकरण समझ आता ना, इफ एंड ओनली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इफ एंड ओनली इफ ये होगा लैम्डा इज 0। तो वो बस एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। थ्योरम आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसके लिए ना, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है वीके रोहतगी में पेज नंबर 303, मतलब वेरीफाई कर लेना तुम लोग खुद ही। सो वीके रोहतगी वाली जो बुक है ना, पेज नंबर 303 में डायरेक्ट थ्योरम है, थ्योरम को क्वेश्चन बनाया है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 है और पेज नंबर 303 है। ठीक है, दिस थ्योरम सेज एंड चैप्टर नंबर है ये
वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 303 थ्योरम नंबर 2 है ना। इसलिए जितने थ्योरम्स याद रहेंगे सीयूईटी में उतना ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये कह रहा है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई एन इज एक्स बार। अच्छा वाई एन इज यहाँ एक्स बार ले रखा है, यहाँ पे वाई एन क्या है आपका, वाई एन भी यहाँ एक्स बार, अच्छा यहाँ इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक्स बार माइनस म्यू टाइप का ना, ये क्या है, सो वाई एन इज एस एन अपॉन एन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एन, म्यू अपॉन एन टाइप का नहीं हो जाएगा, ई ऑफ एस एन कितना होगा एन म्यू, अच्छा एन म्यू अपॉन एन, तो ये म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि वाई एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कन्वर्जेस, so necessary and sufficient condition for the sequence to satisfy this, and यहाँ पे क्या है, कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल हर मीन के लिए ट्रू होगा, तो जहाँ मीन 0 है तब भी ट्रू है, नहीं 0 है तब भी ट्रू है, तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर दिस, ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो इससे हो जाएगा। ओके तो ठीक है, यहाँ पे इफ एंड ओनली हो जाएगा, दैट थ्योरम है ना, ये थ्योरम उठा के इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, प्रूव सर कर। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ 35, तो 35 कह रहा है आपको कि द जॉइंट पीडीएफ ऑफ अ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन एज, तो ये आपके पास है ना अलग अलग हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, एक्स मोर देन ज़ीरो वाई मोर देन ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो अदरवाइज, ठीक है, तो ज़ीरो अदरवाइज, सो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 2x मोर देन 3y, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x मोर देन 3 सिंपल है ना, तो फिर से इसका ग्राफ बना सकते हो आप, 2x इज इक्वल टू 3y का ग्राफ बनाइए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इसके एक्स वाई तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है अभी जॉइंट का। अब इसमें आप ग्राफ बनाएंगे किसका, इस वाले रीजन का, अब आप ग्राफ बना लीजिए 2x मोर देन 3y का। तो मान लो कोई लाइन है अभी के लिए ऐसा कि y बराबर है ना, तो यहाँ से y कितना ही आ जाएगा, y आ जाएगा 2x/3, अगर इक्वल करूँ तो मतलब अगर मैं 3y बराबर 2x करूँ तो लाइन y बराबर 2x/3, ये लाइन है। रीजन या तो अपर हाफ या लोअर हाफ, आप डिसाइड कर लो, कैसे डिसाइड करोगे, यू टेक वन टेस्टिंग पॉइंट, तो कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो आप, ठीक है। सो व्हेन यू कंसीडर सम टेस्टिंग पॉइंट, सो कितना आएगा, ये किधर आएगा, 2x मोर देन 3y किस साइड आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, हाँ सर राइट साइड। ना, कोई टेस्टिंग पॉइंट लो, तो मान लो मैं बोल दूँ कि ये 1 0 है, 1 0 रख के देख लो, तो x को 1 y को 0, तो 0 मोर देन 1, चेक करो, 1 0 है ना, तो y को 0 x को 1, अच्छा x को 1 y को 0, तो 2 मोर देन मतलब 2 इंटू 1 मोर देन 3 इंटू 0, तो 2 मोर देन 0 ट्रू है, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ, राइट हाफ है। अब इस पर इंटीग्रेट कर लो, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 2x मोर देन 3y, तो आप क्या करेंगे, जॉइंट पीडीएफ जो है e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई, मान लो dy dx, लेट्स से दिस, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, तो ये है आपका y इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 2x/3, इसको कर लीजिए, सो y बराबर 0 से 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा है ना, अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेट कीजिए इसको, हो जाएगा। देखो भाई जिनका भी डाउट है सॉल्व करके देखो कितना आता है, बताओ आंसर।
सर ऐसे तो सॉल्व करके इन्फिनिटी आ रहा है। कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। नहीं, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटी कैसे आ जाएगी? क्योंकि 2x मोर देन 3y है ना। पूरे रीजन पे इंटीग्रेट करते तब जाके वो आता 1 आता। इन्फिनिटी कैसे आएगा? 0 से y ना, एक वर्टिकल लाइन रहा है, 0 से y की लिमिट, y 0 से इन्फिनिटी। मैं सॉल्व करता हूँ, देखो भाई बाकी लोग, क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है क्या? हम्म। सर इन्फिनिटी आया था। इन्फिनिटी आया, बाकी लोगों को कुछ नहीं आया? देखो मैं करता हूँ, ऐसे कैसे भाई? तो देखो, सो इसमें अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो 0 से इन्फिनिटी, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे अभी हम e की पावर माइनस एक्स को बाहर रखते हैं, e की पावर माइनस वाई का -1 यही आएगा। y बराबर 0 से 2x/3 है, तो लिमिट 0 से 2x/3 है। dx बाद में, इसको लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ से e की पावर -x पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर मैं पहले 0 रख दूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस e की पावर -2x/3। देखो भाई, और इसको अगर और कंटिन्यू करूँ तो दो पार्ट में होगा। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x dx माइनस 0 से इन्फिनिटी e की पावर, ऐड करो, 1 + 2x/3, 1 + 2/3 5/3, तो -5x/3 dx। अब करो भाई इंटीग्रेट, तो कितना आएगा इसका? तो e की पावर -x 0 से इन्फिनिटी, तो वो तो 1 आ जाएगा। माइनस इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो ये e की पावर -5/3 अपॉन -5/3,
तो इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, है ना, तो 1 की पावर 0 हो जाएगा ये। सर और मैंने e की पावर -x की जगह x कर दिया था गलती से। हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा दिस अपॉन 5/3, तो ये 3/5, तो ये आंसर इज 2/5। देख लो जी, तो 2/5 इज द आंसर। ओके जी, देखिए तो ये आंसर है आपका अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, असाइनमेंट और कोई डाउट है तो। इन्फिनिट हो गया, और कुछ है इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले में? सर क्वेश्चन नंबर 40। 40 वैसे ही है, मार्जिनल निकालो फिर सॉल्व करो। 40 में क्या है, आप मार्जिनल पहले y का मार्जिनल निकाल लो। यहाँ इंडिपेंडेंट है y, इंडिपेंडेंट है x से, x भी इंडिपेंडेंट है y से, क्योंकि वेरिएबल में लिमिट नहीं है। तो पहले हम y का मार्जिनल निकालेंगे, तो मार्जिनल y का फाइंड करेंगे। सो x/3 y की पावर xy, तो मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x का लिमिट है 1 से 4। बाई पार्ट लगाना आता है, लगाओ, क्या दिक्कत है, y 1/3 बाहर है, बाई पार्ट लगाओ, y को कांस्टेंट मान के बाई पार्ट से इंटीग्रेट करो। अगर मैं इंटीग्रेट करूं इसको, तो x इंटू ई की पावर -xy, तो बाई पार्ट में क्या होता है कि x को बाहर रखो, e की पावर -xy अपॉन -y, माइनस इंटीग्रेशन x को बाहर रखा उसका डिफरेंशिएशन। ई इसका मतलब आप लोग को इंटीग्रेशन ठीक से नहीं आ रहा है, e की पावर -y, तो अभी इसको फिर से हमें अभी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट वापस करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ता है ना, बाई पार्ट लगा रहा हूँ। लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, तो इसको इंटीग्रेट करो, y का पीडीएफ आ जाएगा, y का पीडीएफ आ जाएगा तो वेरिएंस आ जाएगा। सो 1/3 क्या है इसमें अब, तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा रहेगा, -x/y ई की पावर माइनस, अगर फिर से एक बार इंटीग्रेट करो तो ये रहेगा e की पावर -xy अपॉन -y, तो ये y² हो जाएगा। लिमिट है 1 से 4, किसका लिमिट है 1 से 4, x का लिमिट है 1 से 4, तो x को रखो 1 से 4। बताओ भाई, सब क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है तुम लोग यहाँ से, तो सर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करो, x गायब हो जाएगा, वो x की लिमिट है 4 से, एक बार x को 4 रखो, माइनस एक बार x को 1 रखो, तो y का पीडीएफ आ गया। और अगर y का पीडीएफ आ गया तो e निकालो, y² निकाल लेना, y² इंटू पीडीएफ ऑफ y dy, y इंटीग्रेशन y इंटू fy ऑफ y dy। सो ये और ये निकाल लोगे, फिर जाके यहाँ से वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। इससे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 32। 32, तुम पीछे की तरफ क्यों जाते हो, तभी बताओ। सो यहाँ पे क्या है, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 दिस वेरिएंस आपका 1 है, एंड i डिफरेंट j है, तो कोवेरिएंस है ना, वो xi कॉमा xj है, जो कॉमा मिस हुआ है, तो कोवेरिएंस ऑफ xi xj है बीटा, जब मॉड i1 xj 1 2 3 है एंड 0 अदरवाइज, द सीक्वेंस फॉलोज द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो इसका कुछ रिजल्ट है, बताओ, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर और कोवेरिएंस के साथ क्या रिलेशन है? वेरिएंस तो 1 है ना। है ना, गुप्ता कौर में इसका एक थ्योरम है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कब होल्ड करेगी, है ना। सो व्हेन विल दिस वीक लॉ ऑफ सर लार्ज नंबर, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ xi एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर ऑल i तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई ऑफ एग्जिस्ट करेगी, वेरिएंस तो 1 वेरिएंस है, ऑफ xi अपॉन n²। तो मैं बता रखा वेरिएंस एग्जिस्ट 1 करेगा। है ना। और क्योंकि आई जे का डिफरेंस जब 1 2 3, आई थिंक यहाँ पे डॉट 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 होना चाहिए ना, 1 2 3 क्यों,
ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आता है? अगर वेरिएंस ऑफ एक्स बार की हम बात करें तो यहाँ से आ जाता है, हाँ, वेरिएंस ऑफ वीक लॉ लॉजिक में क्या होता है? एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, जो भी सैंपल है। तो मीन तो हमें यहाँ डायरेक्टली दिया नहीं है, कोवेरिएंस दिया है ना। ठीक है, इसका देखते हैं। तो वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई अपॉन, आई थिंक ना यहाँ पे ना डॉट 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 होगा, ये मुझे लगता है मिस हुआ है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा, और ये निकालो जरा, वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई कितना आएगा? तो ईच एक्स आई का वेरिएंस तो 1 है, तो एन हो जाएगा। अब को वेरिएंस सबका लिखना पड़ेगा, तो x1 x2 का को वेरिएंस, x2 x3 एंड सो ऑन। अच्छा, तो फॉर आई डिफरेंट दैन जे कोवेरियंस इज दिस, या अगर 3 पे ये स्टॉप हो रहा है मान लो, चलो अगर ये मान लो सही है, तो इसका क्या मतलब है? कितने टर्म्स होंगे जहाँ 3 का डिफरेंस होगा? तो कोवेरियंस बीटा है, है ना, मतलब मान लो तो क्वेश्चन सही है, तो तुम जब कोवेरियंस निकालोगे कितने टर्म का कोवेरियंस निकलेगा? मतलब 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे चलता रहेगा। तो कंसेक्यूटिव दो लोगे तो NC2 हो जाएगा, है ना। तो ये तो फाइनाइट ही आना है तब भी। अगर मैं डिफरेंस 1 वाला टर्म्स लेता हूँ तो कितने टर्म्स बनेंगे? जैसे 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन। तो जो भी आएगा कोड पेयर में, है ना। अरे यहाँ पे चलो, जैसे डिफरेंस 1 1 का है, तो 1 1 में कितने का डिफरेंस होगा? क्योंकि तो सीक्वेंस है, तो 1 का डिफरेंस मतलब बहुत होगा, 1 2 1, है ना, 2 3 3 4, इन्फिनाइट नंबर एन टर्म्स आएंगे। मान लो भी एन है तो इन्फिनाइट टर्म्स आएंगे, हालांकि यहाँ भी एन के लिए लिख रहे हैं, बाद में लिमिट लगाएंगे। सो दिस लिमिट शुड बी फाइनाइट, ये होता है। तो इसका लिमिट अगर फाइनाइट है तो हो जाएगा। सो लिमिट फाइनाइट कब आएगी? सो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? सम एन टाइम बीटा आएगा, समथिंग टाइम बीटा, और नीचे एन स्क्वायर है, तो लिमिट एन टेंस लिमिट का होगी कहीं ना कहीं जीरो की तरफ ही जाएगी। तो जीरो की तरफ जाएगी मतलब ये फाइनाइट ही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या आंसर दे रखा है? होना किसी वैल्यू के लिए चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब मैं रहा हूँ इसकी वेरिएंस फाइनाइट होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इसका वेरिएंस ना फाइनाइट होना चाहिए, तो एक्स बार का मीन वेरिएंस फाइनाइट हो जाएगा। है ना। आई थिंक यही गुप्ता गोर में एक थ्योरम है, देखना गुप्ता गोर वाली बुक में लिखा होगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर टॉपिक में जाके, कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड्स इफ, देखो क्या लिखा है उसमें, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तुम्हें यानी किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी। या तो वो जो था उसको भी लिख सकते हैं, जो हम लोग अभी निकालना पड़ेगा, कुछ समथिंग एन होगा, बीटा टाइम एन, जितने टर्म्स आएंगे पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, कि टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। मान लो एन रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं ऐसा लगा दूँ कि लिमिट की बात कर रहे हैं, एन है और यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें होगा एन में से टेकन 2 एट अ टाइम, दो दो पेयर बनाना है, तो हर नंबर के लिए एक तो मिलेगा ही, है ना, इस तरह से। तो ऐसा आ जाएगा, समथिंग टाइम एन आएगा, मैं कह रहा हूँ बीट समथिंग एन आएगा, तभी फाइनाइट ही होना है, क्योंकि एन स्क्वायर से ज़्यादा का टर्म मुझे नहीं लग रहा आएगा।
और आएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है, देख लो। फिर भी एक चेक करना गुप्ता गोरा वाली बुक में, चेक करना, बुक तो भी देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे, उनमें मिल जाएगा तुम्हें कि कब एग्जिस्ट करती है, वो लगा दो, मुझे लगता है ये अभी सही है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है जी 32 के बाद कितने क्वेश्चन था असाइनमेंट में? 43 44 है, अभी आगे भी है, तो बहुत है इसमें तो। तो बाकी हो गया जी सबका 57 तक, इसका डाउट तो इसका हो गया। तो सर नेक्स्ट 45 बता दीजिए। तो इसमें जो है तो ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा ना इसमें, कि y1 y2 y3 y4 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ये पता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये बीटा है, ये जो x है ना लिखा है, तो ये जो पीडीएफ लिखा हुआ है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा 2,1 है, या बीटा नहीं लिखो, सीधा सीधा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालना आता है। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y3 का मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो y में लिख देता हूँ। सो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ फॉर्मूला पता है ना, वो लगाओ। लिखा है कि नहीं, तुम्हें आता है तुम लोगों को? आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखाया था ना उस दिन, लिखाया होगा, देखो n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यही होगा ना, ऐसा आ जाएगा। एंड देन आगे किसी को याद नहीं है? सी डी एफ ऑफ एक्स की पावर r-1 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स इसकी पावर n-r इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लो अब, तो ये पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये अगर लिखूं मैं, तुम्हारे क्वेश्चन में n4 है, जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें n4 है, और हम लोग काम करें थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो r को आप 3 रख दो, इसमें n को 4 r को 3 रखो, बताओ क्या आएगा। और यहाँ pdf 2x है, अगर आप इसका cdf लिखोगे तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर 0 से x में, तो जहाँ cdf लिखा है वहाँ x स्क्वायर रखो, तो एक नया pdf आ जाएगा, और नया pdf आ जाएगा तो क्या आप निकाल सकते हैं y3 मोर देन हाफ, और यहाँ जो मान लो y में लिखूंगा सो y की वैल्यू भी 0 से 1 में आएगी। तो आपको पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है y3 मोर देन हाफ होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, हाफ से 1 में इंटीग्रेट करना है, जो आप y3 का पीडीएफ निकालोगे उसको, बताओ क्या ये निकाल पाओगे? पहले इसमें पुट करो, फिर इसका आंसर आ जाएगा y3 का पीडीएफ, और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर लो हाफ से 1 में। बताओ जी जिनका डाउट हो जाएगा ना। हाँ इसको पुट करके देख लो आप, यहाँ पुट करो r को है ना, n को 4 r को 3, सिंप्लीफाई करो, ये पीडीएफ आ गया, इस पीडीएफ में इंटीग्रेट करो हाफ से 1 में, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए जी। ठीक है चलो, तो ये हो गया, अगले असाइनमेंट पे है। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो था हमारा, सो हाइपोथेसिस का नहीं, पहले एस्टिमेशन का देख लेते हैं, फिर हाइपोथेसिस का आते हैं। कहाँ चला गया, इधर था। तो हाँ ये एस्टिमेशन पे आते हैं, जिन लोगों ने ट्राई किया इसका बताओ।